अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका प्राइम पोस्ट में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कांग्रेस लीडर फॉर्मर एमएलए दिवसर मोहम्मद इब्न भट्ट साहब, जिनसे हम जानेंगे मौजूदा सूरत हाल 370 के बाद क्या क्या यहाँ पे ज़मीनी सत्ता क्या है यहाँ की। और कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं जो वाबस्ता है यहाँ की सियासत को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जिनका ये भी कहना है कि बाई बर्थ ये कांग्रेस के साथ वाबस्ता है, पिछले 20 बरसों से वाबस्ता है। तो इनसे हम जानेंगे। भट्ट साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपसे मज़ीद सवाल पूछे, तो कैसे देखते हैं आप सूरत हाल, जो अभी ज़मीनी सूरत हाल धारा 370 हटने के बाद कैसे आप इस चीज़ को देख रहे हैं? देखो, जो पिछला साल भी रहा है, रियासत खासकर वादी में पूरा वादी बंद रहा। कोई टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आया है, कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं चली है, कोई मजदूर मजदूरी करने के लिए नहीं गया है, क्योंकि यहाँ हड़ताल रहा है। जब इन्होंने 5 अगस्त 2019 में इन्होंने जब हटाया 370 35A स्टेट को यूटी बनाया, आज तक ये देखा नहीं है। आज से 300 साल पहले जब यहाँ मगरूम का दौर था, उस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर स्टेट थी। ये गुलाम नबी आज़ाद ने पार्लियामेंट में बताया। मुझे लग रहा है जो गुलाम नबी आज़ाद वज़ीर आज़म को मिला है आज से 3 दिन पहले, फारूक साहब का जो इंटरव्यू कॉल आया है, मुझे लग रहा है कुछ दिनों के बाद यहाँ 4G भी चलेगा, यहाँ 370 भी वापस आएगा, 35A भी, और खासकर जम्मू को स्टेट जो है वो वापस मिलेगा। ये मुझे लग रहा है कुछ दिनों के बाद मिलेगा वापस। अच्छा, जैसे कि उमर साहब का भी अभी वो आया है प्रेस जहाँ आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस पे उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे जो है मैं इलेक्शन तब तक नहीं लड़ूंगा या मैं असेंबली जो कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा तब तक, जब तक कि यहाँ पे जो स्टेटहुड है वो वापस आएगा। क्या आप भी इसके साथ है कि खाली स्टेटहुड जैसे वो स्टेटहुड की बात करते हैं, उससे बेहतर है कि यहाँ का जो स्पेशल राइट था, हमारा स्पेशल स्टेटस था कश्मीरियों का, उससे ज़्यादा फायदा तो उससे होता ना कि जो उमर साहब आज कह रहे हैं कि मतलब स्टेटहुड वापस कर लें। देखो, स्टेटहुड अगर यहाँ वापस, मैं सेकंड करता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब को, अगर यहाँ वापस नहीं, मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं भी यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक कि स्टेट को अपना स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा। भट्ट साहब, एक तो हुआ स्टेटहुड कि यहाँ पे जो बाकी रियासतों की तरह जैसे यूपी हो, जैसे राजस्थान हो या दीगर जो हिंदुस्तान की रियासतें हैं उनकी तरह इसको भी स्टेट बनाया जाए, यूनियन टेरिटरी ना रखा जाए। तो लेकिन दूसरी चीज़ है जो कश्मीर का एक अपना आईनी हक था, एक स्पेशल स्टेटस था, फ़ख्र से यहाँ के लोग कह रहे थे कि मैं हम कश्मीरी है, कश्मीर को दर्जा दिया गया था। अब आप क्या स्टेटहुड खाली चाहते हो या वो दर्जा जो हमें मिला था? यहाँ तो स्टेटहुड भी वापस, सब चीज़ हमको वापस मिलना चाहिए। स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए वापस, 35A को मिलना चाहिए वापस, हर चीज़ मिलना चाहिए वापस। अच्छा, ये रियासत को अपना ये दर्जा है, अपना स्टेटस है कि रियासत को हर चीज़ मिलना चाहिए वापस, जिस तरह था ये पहले। वो हमने, कांग्रेस ने पार्लियामेंट में भी डिमांड किया है, चाहे हमने धरना भी दिया है, चाहे हमने पब्लिकली बोला है, चाहे किसी जगह भी बोला, हमने बोला जो भी इन्होंने स्टेट को हाथ लगाया है वो सब चीज़ मिलना चाहिए। जी साहब, अभी जो नए नए कानून आए यहाँ पे, जैसे कि डोमिसाइल लॉ या नई हाउसिंग पॉलिसीज़ के बारे में नई जो अमेंडमेंट किए हैं कानून में, तो उनके बारे में कांग्रेस का क्या रद्द-ए-अमल है? हम सारे खिलाफ हैं, चाहे वो हाउसिंग कॉलोनीज के बारे में, चाहे डोमेस्टिक लॉ, हम तो खिलाफ है इसके। हम तो पार्लियामेंट में भी हमारे लीडरों ने कहा, हम पार्लियामेंट से बाहर भी कहेंगे, हम रोड पर भी कहेंगे, हर जगह कहेंगे जो इन्होंने जो कानून इन्होंने लागू किया है यहाँ पर वो खत्म होना चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, जैसे कि आपने भी कहा कि यहाँ पे जो है कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद सब कुछ वापस मिलेगा, जैसे कि आपने कहा स्टेटहुड की बात की या आर्टिकल जो 370 था वो भी मिलेगा, ये किस दावे से आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें? मेरे ख्याल जो कुछ लग रहा है, जो बड़े लीडरों का बयान आया, गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो पेमेंट्स को मिला है, फारूक साहब का, उमर साहब का, हर एक लीडर का, ये मेरे ख्याल में कुछ दिनों की बात है। स्टेटहुड तो वापस मिलेगा, बाकी तो उसके बाद यहाँ इलेक्शन होंगे मार्च में, मेरे ख्याल मार्च अप्रैल में यहाँ इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के बाद हर एक चीज़ जो भी गवर्नमेंट बनेगी, जिसकी भी बनेगी, हर एक चीज़ वापस मिलेगा। असेंबली को ताकत है, हर एक चीज़ वापस मिलेगी। इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है यार।
रियासत जम्मू कश्मीर, आज जम्मू वाले भी ये बोलते हैं इन्होंने गलत किया है। मैं जम्मू के लोगों को मिला, मैं हिंदू लोगों को मिला, हर लोगों को तबके को मिला। इतना उनको बेचारे गुर्बत आई है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो। पिछले साल भी उन्होंने, मैं एक दुकान के पास गया, बड़ा दुकान था, करोड़ रुपये, बोलो मैंने 10 लाख 1 रुपये नहीं किया है। इस साल भी मुसीबत है वहाँ। सबसे ज्यादा मुसीबत अगर इन कानूनों से है वो है जम्मू वालों को। हमको नहीं, हमको 30 साल से हम ये तकलीफ उठा रहे हैं। कभी ये, कभी बुरान का वक्त, कभी कुछ, कभी ये 370, कभी कुछ। हम तो, हमारी इकनॉमिक जो है, हमारे टैक्सी वाले जो है, हमारे मजदूर भाई जो है, हमारे किश्ती वाले जो है, हमारे ट्रांसपोर्टर इसमें खत्म हो गई। अच्छा भट्ट साहब, अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ की आवाम की बात करें अब, तो काफ़ी नाराज़गी रही उनको यहाँ की सियासतदान से, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या दीगर पार्टी बीजेपी हो या पीडीपी हो। आपको क्या लग रहा है, आपका खासा तर्जुबा है सियासत, कश्मीर की सियासत में, तो क्या लग रहा है ये नाराज़गी किस वजह से? नाराज़गी नहीं है, देखो आज किसी को पॉलिटिकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, चाहे किसकी हो, किसको लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ किसी को भी पकड़ते हैं, यहाँ किसी को बेचारे पानी की किल्लत है, यहाँ पर रोड की किल्लत है, मजदूर लोगों को पैसा नहीं मिलते हैं, जिनको ये लेबर से इनको 20-20 हज़ार रुपये मिलना चाहिए महीने का। यहाँ चावल का देखो क्या किस्सा है, एपीएल वालों को चावल मिलता ही नहीं, यहाँ बीपीएल और अंत्योदया को चावल मिलता है। एपीएल वाले कहाँ जाएंगे? मैक्सिमम गाँवों में एपीएल होते हैं लोग, जो मुलाजिम होता है वो कहाँ जाएंगे? उसको कहाँ से लाएगा चावल? उसको बोलते हैं 2300 में भी उनको चावल नहीं देते हैं। लिहाजा यहाँ बड़ी मुसीबत है। हम लोग, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है वो लोगों को उसमें मदद होता है, हर तबके को मदद होती है। हमारे से देखो 10 काम होते। मैंने, जब मैं एमएलए था पौने 3 साल, मैंने 20 रोड लाए पीएमजीवाई में। मैंने सडूरा ब्रिज है 9 करोड़ रुपए का मैंने लाया वर्ल्ड बैंक से, मैंने लाया सीआरएफ से। बट साहब, इस पर भी हम आएंगे, आपकी डेवलपमेंट जो है यहाँ देवसर में कितनी, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे यहाँ की सियासत पे। तो अगर हम आप ये आज की सियासत की बात करें या आज के नौजवानों की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एलिमिनेशन हो रहा है, मतलब दूरियां बढ़ रही है सियासतदानों और यहाँ के नौजवानों के बीच में, जो आज नापसंद करते हैं यहाँ की सियासत में आना। इसकी वजह क्या है? नहीं, यहाँ लाइक देखो, सियासतदान जो भी होगा, चाहे किसी भी पार्टी के साथ है, उसको कि अपने इलाके में मैं डेवलपमेंट काम करूँ, नौकरी लगाऊँ। सियासत, अभी यहाँ का जो सियासत है, मेरे ख्याल में आपने ठीक कहा, सियासत यहाँ की खत्म हो गई। जब एमएलए, मैं छोटा था, मैं पढ़ता था हायर सेकेंडरी में, जब एमएलए आता था शाह साहब काजीगुंड से, वो गवर्नमेंट बस के फ्रंट पर बैठता था, सब लोग उसको सलाम करते थे। आज वो वैल्यू जो है पॉलिटिकल पार्टीज का, एमएलए का, वो खत्म हो गया था। हम उस वक्त सिगरेट डिब्बी पर लिखते थे, इसको आंगनवाड़ी लगाओ, दूसरे दिन ऑर्डर आता था। आजकल मिल्क हो गया, हर गांव में 50-50, 60-60 लड़के एमए है, बीए है, बीएड है, पीजी है, किसको हम नौकरी दी? आज मेरिट हो गया, इसलिए पॉलिटिकल लीडर का जो वजन था वो खत्म हो गया। अच्छा, क्या वजह हुई इसकी? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मतलब पुराने ज़माने में जब आप स्कूल में जाते थे तब इज्जत हुआ करती थी पॉलिटिशियन की, या लोग भी मानते थे उनको। या अगर हम इसको इस चीज़ से देख लें कि जब शेख अब्दुल्ला साहब, जबकि वो दिल्ली से आते थे, कुछ अकॉर्ड करते थे या वहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंस करते, फिर वो कश्मीर आते थे तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है जमा होकर उनके स्वागत में लग जाते एयरपोर्ट से लेके। लेकिन आज उनकी जो जनरेशन है, चाहे एक भी जनरेशन, मतलब फारूक साहब है, आज जब वो दिल्ली से आते हैं तो हमेशा यहाँ पे वैसे स्वागत नहीं मिलता, या मतलब उनके खिलाफ जो अभी रंजिशें हैं वो अभी चल रही है। इसकी वजह क्या है? किस तरह से जो सियासतदान हैं उन्होंने अपनी इज्जत खोई? ये हालात जो खराब यहाँ पर हो गई, आप मिलिटेंसी जब 90 से यहाँ शुरू हो गई, उसकी वजह से मुझे लगता है जब टंडल से बाहर हम जाते हैं तो लोग हमें ऐसे सलाम करते हैं। टंडल के बाहर जब यहाँ की तरफ आते हैं एमएलए, कोई डर सा महसूस लगता है। हम चाहते हैं कश्मीर में जो बेरोजगारी इस वक्त नंबर 1 है, कश्मीर में, रियासत में, जम्मू में तो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हज़ारों के तादाद में कुटवा से लेकर जम्मू तक है। यहाँ तो प्राइवेट फैक्ट्रीज नहीं है, यहाँ तो प्राइवेट सिस्टम सारा खत्म है। हम चाहते हैं कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, यहाँ एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज होना चाहिए, कम से कम 5-6 लाख लोग, 60,000 यहाँ डेलीवेज है, बेचारे उनको वक्त पर तनख्वाह नहीं
मिलता है, उनको मिलता है तनख्वाह साल में 2 महीने। क्या करेंगे वो बेचारा? इसलिए हमने एक फैसला किया था कि पहले हम अगर परमिट करेंगे वो डेलीवेजरों को करेंगे परमिट, क्योंकि जब से गवर्नर साहब आए तो ये सिस्टम खत्म हो गया। इसलिए सियासतदानों की नफरत होने लगी है। अच्छा, जैसे कि नई नई पॉलिटिकल पार्टियां आई है, जैसे अगर हम बात करें शाह फैसल साहब की या हम बात करें अपनी पार्टी की, तो उनको उन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ज़रूरत है भी यहाँ नई पॉलिटिकल पार्टी? देखो, जम्मू में एक ही पार्टी है, वो बीजेपी है। देखो, उनको कौमियत है, वहाँ दूसरी पार्टी को जन्म नहीं देते। यहाँ हजारों पार्टी है। रात को कल मैंने सुना कि नजीर लावई साहब भी कोई पार्टी बना रहा है, कोई और बना रहा है। आप अपनी पार्टी बन गई। शाह फैसल साहब, मेरे ख्याल में कुछ दिनों के बाद उसको ऑर्डर निकलेगा, क्योंकि मैंने कल ही अखबार में पढ़ा कि उसने अप्लाई किया कि मेरा रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हो गया तो मुझे वापस नौकरी मिलनी चाहिए। लिहाजा मेरे ख्याल यहाँ मेरी एक गुजारिश है तमाम पार्टियों से, यहाँ एक ही पार्टी होनी चाहिए, एक ही उसके तले इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि इससे कश्मीर की मजबूती हो जाएगी। इससे कश्मीर के लोग जो बेरोजगार हैं उनको मदद मिल सकता है। आपने एक पार्टी की बात की, मतलब आप किस तरह की पार्टी चाहते हो? आप चाहते हो कि सब यूनाइट हो जाए यहाँ पे? यहाँ ग्रैंड, जिस तरह आजाद साहब ने कहा उस दिन, ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, मुफ्ती साहब को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। उसने नहीं माना, उसकी बेटी ने नहीं माना, आज उसकी बेटी मान रहा है कि हमें गलती हो गई। यहाँ ग्रैंड अलायंस बननी चाहिए, पार्टी अपनी अपनी, मगर ग्रैंड अलायंस बननी चाहिए। इलेक्शन एक ही होना चाहिए, एक ही मुद्दा होना चाहिए, कश्मीर की डेवलपमेंट, कश्मीर की बेरोजगारी। यहाँ बेरोजगार, यहाँ चरस पीते, ड्रग खाते हैं नौजवान, मैंने खुद देखा है, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलता। क्या करेंगे? अच्छा हम सब, जैसे कि दूसरी बात आपने कही कि जम्मू में एक ही पार्टी है और कश्मीर में इतनी सारी पार्टी है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकली देखें इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि जम्मू और कश्मीर एलिनेट हो रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है? अगरचे रियासत एक ही थी या यूनियन टेरिटरी है, दोनों एक ही साथ है, तो इसकी वजह क्या है? देखो, बीजेपी ने जो किया है बहुत गलत किया है। आज बीजेपी लोग भी कुछ दिनों के बाद बोलेंगे हमने गलती की है, मगर अभी मुझे लग रहा है कि कुछ लीडर्स अंदर से बोलते हैं कि मैंने बहुत से बीजेपी लोगों को मिला हूँ कि बोला कि हमने वादा किया था 70 साल पहले कि हम 370 को हटाएंगे, हमने हटा कर दिया है। हम 35 स्टे को हटाएंगे। स्टेट की बात उन्होंने कभी नहीं की है। स्टेट की बात की, स्टेट हमको यूटी बनाएंगे। लिहाजा उनने भी पिछले साल भी एक ग्रुप आया था यहाँ पर, गिलानी साहब को बोला बात करेंगे, किसी के साथ बात करेंगे, नहीं मिले लोग, क्या करेंगे इसमें? हम चाहते हैं यहाँ पावर प्रोजेक्ट वापस आना चाहिए, यहाँ बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। चले इन सब ये तो करिए आपने, जो यहाँ की मौजूदा सियासत है, यहाँ सियासत के हवाले से जो आपने बात की, अब आते हैं आपका हिसाब लगाते हैं कि जो आप एमएलए रहे यहाँ पे देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ पे आपने क्या क्या काम किया अपने दौरे में? देखो, मैं तो अपोजिशन में एमएलए रहा हूँ, एज एमएलसी में 6 साल रहा हूँ। मैंने बहुत काम किए देवसर में। कम से कम मैंने 300 ट्रांसफार्मर लगाए, पोल 5000 दिए अपने फंड्स में। मैंने कुछ इक्विपमेंट्स हेल्थ सेक्टर में दिए हैं। मैंने सीबीसी एनालाइज़र दिए हैं बहुत। मैंने कुछ एम्बुलेंस दिए हैं बहुत ही जगह पर। मैंने कुछ रोड्स बनाए। मैंने कुछ कन्वर्जन में, जिसमें नरेगा का कुछ पैसा देते हैं गवर्नमेंट, मैंने उसमें करोड़ों की काम किया। किसी जगह ड्रेन बनाए, किसी जगह या लैंड बनाए, किसी जगह कुछ बनाए। मैंने हर जगह काम किया है। खासकर मैंने कुछ रोड्स लाए एज एमएलए। मैंने 24-25 रोड लाए हैं पीएमजीवाई में। मैंने अभी तक, हमें आज़ाद हो गए 50 साल इस कश्मीर को, अभी तक इसमें सियारत में कोई रोड नहीं आया। मैंने एक रोड लेवडोरा से कोंडे तक बनाया, उसमें 24 करोड़ लाए। मैंने वर्ल्ड बैंक में कोई पैसा नहीं आया है अभी तक कोई। मैंने सुरूरा ब्रिज को 9 करोड़ रुपए लाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये बाईपास से एक रोड जाता है इधर कुलगांव, ये रोड बनना चाहिए और पुल बनना चाहिए कई मुँह से, मैं ये भी चाहता हूँ। मैंने लैंग्वेज में, जिस दिन हमारे एमएलए ख़त्म हो गए उस दिन गवर्नर साहब आए थे इधर कुलगाम में, मैंने लैंग्वेज में 30-40 प्रोजेक्ट लाए पीएचई सेक्टर में।
इरिगेशन सेक्टर में चाहता हूँ। मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाए जिनमें बागों में चौगाम, दिवसर, रुजलू कोंड और वगैरह जगह पर वो बागों में पानी नहीं होता है, यहाँ बड़ी मुसीबत होती है। उनके लिए मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए। मैंने कुछ ट्रांसफार्मर दिया है। मैंने मीर बाज़ार में इधर ट्रांसफार्मर एक ग्रिड स्टेशन को दिया, केलम में ग्रिड स्टेशन दिया, अस्पताल 1-2 बनाए हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे कि बहुत सारे इल्ज़ाम भी लग रहे हैं आप पे कि जैसे बीजेपी वाले आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि अभी जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है आपके बीजेपी के, उन्होंने एक बयान हमारे साथ ही एक बयान में कहा था कि आपने जो स्ट्रीट लाइट्स है उनमें आपका कोई स्कैम चल रहा है, तो उसके बारे में देखो, मैंने अपने फंड से कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। जो गवर्नमेंट का हिस्सा आता है 250-30 वो मैंने लोगों को दिए हैं। अगर उसको शक है कि मोहम्मद अमीन भट्ट ने स्ट्रीट लाइटों में सामने आए, मेरे खिलाफ विजिलेंस में जाए। एक ऑर्गेनाइजेशन है विजिलेंस, या दूसरे कोई पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा दरखास्त उसके खिलाफ दिए जाए। दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा। मोहम्मद अमीन भट्ट इतना साफ है उतना दुनिया में कोई नहीं है। वो अपनी, मुझे भी पता है उसके 10 उसने क्या किया, मगर मैं नहीं बता सकता हूँ। वो अपनी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, मैं उसको खैर मकदम करता हूँ, मैं अपनी पार्टी का हूँ। मगर सामने मैं ब्लेम तब किसी को लगाऊंगा अगर मेरे खिलाफ प्रूफ है। आप विजिलेंस को एक एप्लीकेशन दीजिए, मोहम्मद अमीन भट्ट ने स्ट्रीट लाइटों की चोरी की है। दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा। मैंने साफ सुथरा काम किया दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी। कोई आदमी बोलेगा कि अमीन भट्ट ने सीडीएफ को 100 रुपए किसी से रिश्वत लिया है, मैं हर्जाना देने के लिए तैयार हूं। मुझे जो भी सजा आप देंगे मैं उठाने के लिए तैयार हूं। ये हवा में बातें करने से नहीं है, उधर क्या है इधर क्या है। आज बीजेपी की है यहाँ पर, गवर्नर साहब बीजेपी का है, सारा कुछ सिस्टम उनका चला, उसको मैं बताऊं। आपको 3 साल हो गए बीजेपी के साथ, आपने दिवसर के लिए क्या किया है? सड़क तो आती है, ड्रेन तो बनती है, सारा कुछ बन जाता है, चाहे गवर्नर राज हो चाहे कोई भी हो। मुझे बताओ क्या आपने लाया दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी की? कोई अस्पताल बड़ा लाया, कोई फैक्ट्री बड़ी लाई, कोई प्रोजेक्ट बड़ा लाया? ये झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं। अगर शक है तो ऑर्गेनाइजेशन विजिलेंस है, मोहम्मद अमीन भट्ट के खिलाफ विजिलेंस में दरखास्त दिया गया। अच्छा भट्ट साहब, लास्ट में मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी को आप किस तरह से देखना चाहते हैं? इंशाल्लाह रहमान, मैंने दिवसर की अधूरी तरक्की किया क्योंकि मैं अधूरा एमएलए रहा और अपोजिशन में रहा। मुझे बताओ, शाह साहब यहाँ 27 साल एमएलए था, सरताज मदनी 12 साल एमएलए था और चीफ मिनिस्टर यहाँ का था। उन्होंने क्या किया है? ड्रेन तो मैं दूंगा, कल ये ड्रेन तो खुद बंद थी। मैंने एक प्रोजेक्ट दिया, इधर बंद दिया लाशीपोरा को 8 करोड़ का, क्योंकि अगर सैलाब आएगा ये 20 गांव खत्म हो जाते हैं। मैंने काम किया है। आप किसी भी गांव में जाओ, अगर कोई बोलेगा कि मोहम्मद अमीन भट्ट ने यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं दिया है, मोहम्मद अमीन भट्ट ने पोल नहीं दिया है, मोहम्मद अमीन भट्ट ने सड़क नहीं दिया है, आप मुझे बोलते आप गलत में नहीं। अच्छा भट्ट साहब, अब ईद भी आने वाली है और अगर हम बात करें यहाँ पे जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाही भी बंद है, या उन पे कई सालों से वो अपनी नौकरियां फर्ज अंजाम दे रहे हैं लेकिन उनको रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ की भी सरकार, मेरी गुजारिश है गवर्नर साहब से, पहले उन लोगों को जिनको 18-18, 20-20 साल हो गए मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में, खासकर पीडीडी में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, पेची में, कैजुअल लेबर्स है, नीड बेसिस है, डेलीवेजर्स है, उनको क्या खाता है? साल में 2 महीने आप देते हैं उनको पहले परमानेंट किया जाए। यह हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम इनको परमानेंट करेंगे। बाद में आपको करोड़ लोग नौकरी लगाओ, 10 लाख लोग नौकरी लगाओ, हमें कोई गिला नहीं। यहाँ वो लोग हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने 10,000 लोग लगे, वो वॉलंटियर्स है ना, क्या बोलते हैं उनको? नहीं एचडीएफ से नहीं है, वो हर एक डिपार्टमेंट में है। नहीं कुछ उनको बताते हैं वारंटी ही है वो,
उनको लगा हमने 6-6 हजार रुपये, बेचारे वो धरने पर है 8 साल से, उनका क्या कसूर है? उनको भी तनख्वाह इजाफा होना चाहिए, उनको भी प्रमोट किया जाए। दूसरा, ठेकेदारों ने यहाँ मैकडम किया है, काम किया है ठेकेदारों ने, चाहे पीएचई हो, चाहे आरएनबी हो, चाहे इरिगेशन हो, उनको पैसा नहीं मिलता। ये सिर्फ हवाई में बातें करते। जम्मू कश्मीर में यूटी बन जाएगी, तरक्की होगी, जीरो है यहाँ, कोई तरक्की, कोई काम नहीं चलता है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ मुलाजिमों को, जो परमानेंट मुलाजिम है, उनको सिर्फ तनख्वाह मिलता है, बाकी सब शोषे है। अच्छा साहब, जैसे कि अभी बीजेपी कह रही है कि 5 अगस्त जबकि उन्होंने धारा 370 को हटाया था 2019 में, अब इस 5 अगस्त 2020 को वो एक कह रहे त्योहार की तरह हम इसको मनाएंगे, तो इस पे कांग्रेसी क्या रिएक्शन है? उनको अपना है कि वो त्योहार की तरह मनाएंगे, हम तो हमारे पास गम होगा, हम गम मनाएंगे कि 5 अगस्त को हमारे साथ जाति उन्होंने किया है, हम गम मनाएंगे। अच्छा इन सब लास्ट में, जैसे कि अभी ये पेंडेमिक चल रही है, वो भाई बीमारी चल रही है, और ऊपर से ईद भी आने वाली, इस सिलसिले में आपकी मैसेज क्या रहेगी कश्मीर, पूरे कश्मीर के लोगों की? ये बीमारी बड़ी खतरनाक चीज़ की तरह जा रही है, हर दिन 700-600 केस निकलता है। मैंने गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है, कल मुझे कुछ डॉक्टर्स मिले हैं, सीनियर डॉक्टर्स, इनको एक अस्पताल रखना चाहिए, हेडविंग जिसको हम कहते हैं। अगर 4 सेंटर इन्होंने कोविड बनाए, कोविड-19, अगर सोरा बनाया, अगर जेवीसी बनाया, अगर ये ड्रगन अस्पताल बनाया, अगर इन्होंने रीडिवारी बनाए कोविड सेंटर, हेडविंग को रखो आम बीमारी के लिए। किसी को सिर का दर्द होता है, डॉक्टर हाथ नहीं लगाता है, उसका प्रेशर डाउन हो जाता है, वो मर जाता है। किसी को थोड़ी सी बात होती है हार्ट की, बेचारा हार्ट का इलाज नहीं कर सकता, वो भी मर जाता है, क्योंकि इलाज नहीं करते। जो ऑटोमेटिक किसी को बीमार हो जाए, सिर दर्द हो जाए, कोई बीमारी हो, उसको इलाज नहीं करते हैं किसी अस्पताल में। मेरी अपील है गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी, जो ब्यूरोक्रेट हुक्म करते हैं डॉक्टरों को, डॉक्टर का एडवाइस कोई नहीं मानता है, मेरी अपील है उनसे, ये जो हेडविनी अस्पताल, ये आम बीमारियों के लिए रखा जाए। जिसको सिर दर्द हो, जिसको कोई दर्द हो, जब उधर जाता है वो बेचारा रात को रहता है। ये देखो डॉक्टर मोहम्मद से भी मरा है, एनसी का, मुझे बड़ा दुख है, मेरा दोस्त था, उसको अस्पताल है, उसको कोई इलाज ही नहीं किया, हार्ट अटैक हो गया, मर गए। यहाँ पुरसान कुछ नहीं है बाकी बीमारों के लिए। मैं अपील करता हूँ गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से, और ये जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज की, या कमिश्नर हेल्थ सेक्रेटरी डुल्लू साहब से, कि इनकी हेडविनी जो अस्पताल है वो कोविड का सेंटर नहीं बनना चाहिए, वो आम बीमार के लिए रखा जाए, ताकि लोग नहीं मर जाए, क्योंकि मामूली सी बीमारी हो तो लोग मर जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही हमारे साथ मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी के फॉर्मर एमएलए, सीनियर कांग्रेस लीडर, जिन्होंने बात की जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से, मौजूदा सियासत के हवाले से, आने वाली सियासत के हवाले से, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे इन्होंने अपने दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट किए, उनके नाम भी गिनवाए, उनके अपने काम भी गिनवाए। और दूसरी चीज़, जो इस पे इल्ज़ाम थे, इन्होंने साफ कहा कि उस पर अगर उन पर कोई सबूत है तो वो ले आए यहाँ विजिलेंस से, और जहाँ भी है कानून को पेश करे, कानूनी तरीके से पेश आए। मैं मुदस्सिर रशीद, कैमरामैन तौसीफ भट्ट के साथ।